लिखिए। यह आपके नोटबुक के लिए हो गया। प्रश्न का, हमें नियमित स्नान क्यों करना चाहिए? उत्तर, हमें नियमित स्नान अपनी त्वचा से मैल और गंदगी को हटाने के लिए करना चाहिए। यहाँ पर आ की मात्रा नहीं होगी, ये होगा त्वचा। प्रश्न ख, अच्छा स्वास्थ्य ना होने पर हम कैसा महसूस करते हैं? उत्तर, अच्छा स्वास्थ्य ना होने पर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना भूख लगती है, ना नींद आती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, तन मन पर उदासी छा जाती है। आप ये भी लिख सकते हैं अपने मन से, इसका कोई और आंसर भी लिख सकते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य ना होने पर कैसा लगता है। स्कूल नहीं जा पाते हैं, खेलना अच्छा नहीं लगता है, खाना अच्छा नहीं लगता है, स्वाद भी नहीं आता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो बहुत सारी चीजें हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखना चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से नहाना चाहिए, दांतों को साफ रखना चाहिए, नाखून काटना चाहिए, हमें गंदे कपड़ों को धोकर ही पहनना चाहिए, नालियों की भी नियमित रूप से सफाई की जानी चाहिए, झाड़ू रोज लगाना चाहिए, अपने घर के आसपास की सफाई भी करनी चाहिए। ताजी हवा, धूप से विटामिन डी मिलता है, ताजी हवा लेनी चाहिए और धूप से विटामिन डी लेना चाहिए। शुद्ध पानी पीना चाहिए और हमें शुद्ध और पौष्टिक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। और भी आपको बताया था कि फल खाने चाहिए, लेकिन फल काट कर काफी देर से रखे हुए हो तो उनको नहीं खाना चाहिए। इसके बाद भाषा की बात, श्रुतलेख। ये जो है श्रुतलेख का मतलब होता है डिक्टेशन। तो आपके घर के लोग या टीचर आपको ये डिक्टेशन देंगे। चिड़चिड़ापन, स्वास्थ्य, दृष्टि, शुद्ध, व्यायाम, अतिरिक्त, प्रसन्नचित्त या परिस्थितियां। तो आप अपने घर में किसी बड़ों से बोलिए कि वो इन शब्दों को बोले और आप इनको बिना देखे अपने मन से कॉपी में 1 2 3 4 5 6 7 8 तक नंबर डाल लीजिए और लिखिए। ठीक है, तो आपको ये मन से लिखते बनना चाहिए। फिर उसको चेक करेंगे कि वो सही है कि नहीं है। यदि आपने गलत किया है तो आप सीख जाएंगे कि कैसे लिखना है। फिर से दोहरा देती हूँ, चिड़चिड़ापन, स्वास्थ्य, दृष्टि, शुद्ध, व्यायाम, अतिरिक्त, प्रसन्नचित्त और परिस्थितियां। थोड़े से कठिन शब्द है ना, तो इनको लिखना आना चाहिए आपको। नंबर 5, शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। निरोगी, स्फूर्ति, स्वस्थ, स्वास्थ्य, नियमित, पौष्टिक और प्रसन्नचित्त। शुद्ध शब्द चुनकर लिखिए। यहां लिखा पूर्वक और पूर्वक। तो देखिए, इस रा के रेफ का मतलब देखिए, हमें पूर्वक सही, हमें पता है कि सही कौन है इनमें से, पूर्वक है ना। तो रा कहाँ आना चाहिए? पू के बाद आना चाहिए और व के पहले। तो रेफ कहाँ लगनी चाहिए? व पे लगनी चाहिए, ना कि क पर लगनी चाहिए। क के बाद खा में आ जाते हैं। परिश्रम, परिश्रम, पता है कौन सही है? परिश्रम। शरीर, शरीर, तो स श शा में अंतर होता है, तो ये यहाँ कौन सा सही है? शरीर। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य, देखिए यहाँ पर आधा सा उपयोग होगा। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य, तो कौन सा सही होगा इसमें? पाठ 11, सुखमय जीवन का आधार। वीडियो के इस भाग में हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण मतलब हिंदी की ग्रामर। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्रिया और वचन। तो क्रिया में ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। मतलब कैसे शब्द? जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना, कूदना, ऐसे कोई शब्द। वही जो हम इंग्लिश में वर्ब पढ़ते हैं ना, डूइंग वर्ड्स, जैसे कि रीड, राइट, ड्रिंक, ईट, प्ले, स्लीप, बस वो ही सारे जो वर्ड्स हैं वही इंग्लिश में वर्ब और हिंदी में क्रिया कहलाते हैं। वचन, वचन मतलब नंबर्स, मतलब कोई चीज एक है कि बहुत सारी है। यदि एक है तो एक वचन, एक से ज्यादा है तो बहुवचन। इसको समझ लेते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अधिक होने का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। जैसे आपने सिंगुलर प्लूरल पढ़े हैं इंग्लिश में, नंबर्स पढ़े, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, वैसे यहाँ पर होते हैं एक वचन और बहुवचन।
दूसरे शब्दों में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। अभी संज्ञा और सर्वनाम क्या है आपको याद होगा, और विशेषण क्रिया, इंग्लिश में इसको कहते हैं नाउन। सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, विशेषण मतलब एडजेक्टिव एंड क्रिया मतलब वर्ब, कि जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा ये। तो दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं वचन को, कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो, मतलब नंबर्स पता चला कि कोई चीज एक है कि बहुत सारी है, उसी को हम वचन कहेंगे। जैसे फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, तालाब में मछलियां तैर रही हैं। तो यहाँ पे फ्रिज और तालाब कितने हैं, यहाँ कितने फ्रिज की बात हो रही है, एक फ्रिज की बात हो रही है। तो ये जो शब्द है ये एक यहाँ पर संज्ञा है, मतलब नाउन है, तो वो हो गया एक वचन में। और सब्जियां वो भी एक नाउन है, तो पर ये किस में है, बहुवचन में। तो हमको वचन मतलब संज्ञा सर्वनाम विशेषण या कोई क्रिया वो एक वचन में है कि बहुवचन में है, ये पता चलता है। तालाब, तालाब कितने हैं, एक ही है, और मछलियां बहुत सारी हैं, तो तालाब हुआ एक वचन इस वाक्य में, और मछलियां हुई बहुवचन। तो इस हिसाब से वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो अभी मैंने आपको जो वचन पढ़ाया है उसके अनुसार अब हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। नंबर 7 उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। जैसे बीमारी से बना बीमारियां, यहाँ बीमारी हुई एक वचन, बीमारियां हुई बहुवचन। तो कैसे बनाते हैं, मक्खी से बनेगी मक्खियां, सवारी से सवारियां, कहानी से कहानियां, सब्जी से सब्जियां, पत्ती से पत्तियां। इन सभी ये हम लोग कई बार क्लास 1 से हम इसको एक वचन से बहुवचन बनाते आए हैं। तो हमें ये मालूम है कि यहाँ पर यदि लास्ट में बड़ी ई की मात्रा होती है तो वो हो जाती है छोटी ई की मात्रा, और या पर लग जाती है चंद्र बिंदी। सभी में सेम पैटर्न था। अब एक और चीज है, समझिए। वहां तो अपने वचन समझा, और ये रहा क्रिया का उदाहरण। इसीलिए मैंने आपको हिंदी की व्याकरण के दोनों चीजें पहले बताई थी, क्रिया और वचन। तो वचन अभी आपने देखा, पत्ती से पत्तियां, चिड़िया से चिड़िया। अब यहाँ पर है क, चिड़िया उड़ रही है, ध्यान से देखिए इसको। घोड़ा दौड़ रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, राधा पुस्तक पढ़ रही है, मोहन पत्र लिख रहा है। अब ध्यान दीजिए जिनके नीचे अंडरलाइन है, किस किस के नीचे अंडरलाइन है, उड़ रही, दौड़ रहा, भौंक रहा, पढ़ रहा, लिख रहा। क्या ये सारे शब्द संज्ञा मतलब नाउन है? क्या ये प्रोनाउन है, ये मतलब सर्वनाम है? नहीं। क्या ये डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड है, मतलब ऐसे शब्द हैं जिनसे कुछ करने या होने का बोध हो रहा है? तो हाँ, इसलिए ये शब्द है क्रिया, मतलब वर्ब है ये। उड़ रही है मतलब यहाँ पे किस चीज का बोध हो रहा है, चिड़िया के उड़ने का। घोड़ा दौड़ रहा है मतलब दौड़ने का बोध हो रहा है, भौंकने का बोध हो रहा है, यहाँ पढ़ने का, यहाँ लिखने का बोध हो रहा है। तो यहाँ क्रिया है उड़ना, यहाँ दौड़ना, यहाँ भौंकना, यहाँ पढ़ना और यहाँ लिखना। तो ये सभी थे क्रिया के उदाहरण। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। बस वही है वाक्यों में प्रयोग। जाता, पढ़ता, लिखता, करता, कितने आसान शब्द है। और एक बात पे आपने ध्यान दिए होंगे, ये सब एक्शन वर्ड है, मतलब ये वर्ब है, मतलब क्रिया है। इससे कुछ करने या होने का बोध हो रहा है तो ये क्रिया है। तो ये जाता, पढ़ता, लिखता, करता। तो जाता कुछ भी बना सकते हैं, निर्मल विद्यालय जाता है, जिसमें जाने का बोध हो, ऐसा कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। पढ़ता, मैं रोज अखबार पढ़ता हूं, आ गया ना इसमें पढ़ता। लिखता, मैं रोज शुद्ध लेख लिखता हूं। वाह, बहुत अच्छी बात है, शुद्ध लेख लिखने से तो हिंदी बहुत अच्छी हो जाती है, अच्छे हो जाते हैं भाषा में। करता, मैं अपने बड़ों को रोज नमस्कार करता हूँ, वेरी गुड हैबिट है ना। तो यहाँ करता आ गया। तो ये हुई सारी क्रियाओं को हमने वाक्यों में प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं, पढ़िए और समझिए, ध्यान से सुनिए इसको, है ना। रमेश भोपाल में रहता है, वह कभी कभी गांव भी जाता है क्योंकि उसके माता पिता गांव में रहते हैं। मैं भी उसके साथ गांव गया। गांव में हम बहुत घूमे और हमें
सॉरी, गांव में हम बहुत घूमे, वहां हमें बहुत आनंद आया। अब रेखांकित शब्दों का प्रयोग किसी के नाम के स्थान पर किया गया है। यहाँ कह रहे कि जो जो शब्दों के नीचे अंडरलाइन है ना, उसके जगह पर किसी का नाम आ सकता था, पर बार बार नाम रिपीट करो तो अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं ऐसा बोलूं, रमेश भोपाल में रहता है, रमेश कभी कभी गांव भी जाता है क्योंकि रमेश के माता पिता गांव में रहते हैं। मैं भी रमेश के साथ गांव गया। गांव में मैं और रमेश बहुत घूमे, वहां मुझे और रमेश को बहुत आनंद आया। कितने बार रमेश बोलना पड़ रहा है? रमेश की जगह हमने क्या बोले? रमेश भोपाल में रहता है। पहली बार तो बताना पड़ेगा किसकी बात हो रही है। यदि हम शुरू कर देंगे वह भोपाल में रहता है, तो वह कौन, तो हम प्रश्न उठ जाएगा कि वह कौन। इसलिए हमने पहली बार तो नाम लेंगे, लेकिन दूसरे सेंटेंस से, मतलब दूसरे वाक्य से हमको नाम लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रमेश एक संज्ञा है और उसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया? वह, उसके, हमें। तो ये सब कौन है? सर्वनाम। तो जितने आपको अंडरलाइन दिख रहे हैं ना, ये सब सर्वनाम है। तो आप जानते हैं संज्ञा के बदले आने वाले शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ क्या हो गया? जैसे हम बोल रहे हैं कि रमेश भोपाल में रहता है, वह कभी कभी गांव भी जाता है, तो वह मतलब कौन? तो आप बोल देंगे रमेश की बात हो रही है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं उठ रहा है, क्योंकि हमको मालूम है कि वह मतलब कौन, उसके मतलब कौन? रमेश। मैं मतलब कौन? मैं। जो कोई भी आप अपनी बात करें, आप खुद को तो जानते हैं ना। और उसके मतलब कौन? रमेश की बात हो रही है। हम मतलब कौन? एक तो मैं, दूसरा रमेश। यहाँ भी कोई क्वेश्चन नहीं उठा। देखो, हमें मतलब कौन कौन को? एक तो मुझे, एक तो रमेश को, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम को बताया गया है। तो आपने आज हिंदी के व्याकरण में पढ़े थे अभी क्रिया और वचन, अभी हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा और सर्वनाम। तो यहाँ लिखा है, जानिए संज्ञा। संज्ञा मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का नाम, स्थान का नाम, प्राणी का नाम, उसके स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो ये सब शब्द क्या थे? सर्वनाम थे। तो स्पेशली हमने यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम को समझा, इसलिए हम इसको नोटबुक में लिखेंगे। हिंदी व्याकरण में नंबर 3 आज हम पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें होती है, पर हम पढ़ेंगे संज्ञा। किसी भी वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य एक जाति है, अमेरिका भारत स्थान है, बचपन, मिठास, दुख सुख ये सब भाव है, किताब, टेबल, कॉपी, रबर, पेंसिल ये सब वस्तु है। तो व्यक्तियों के नाम, स्थान के नाम और चीजों के नाम, ये सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम क्या करता है? संज्ञाओं की पुनरावृत्ति को रोककर। बेटे, पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराव, रिपीटेशन। रिपीटेशन को रोकता है और वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाता है। यहाँ पुनरावृत्ति में त एक आधा ता और आएगा, इस तरह से आधा ता और पूरा ता होगा। तो पुनरावृत्ति रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाता है। बार बार नाम लेना पड़ा, रिपीटेशन करना पड़े तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए यहाँ लिखा गया सौंदर्य युक्त बनाता है सर्वनाम का प्रयोग। उदाहरण, मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कौन, कोई, कुछ आदि। आगे बढ़ते हैं हम। तो वापस हम अपने अभ्यास में आ जाते हैं। दिए गए गद्यांश में मोहन शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। आप मोहन के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। पहले हमने क्रियावचन सीख लिए थे, अब हम संज्ञा सर्वनाम वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन आज इंदौर जा रहा है। वहां मोहन के मामा रहते हैं। मोहन के मामा और मोहन इंदौर में राजावाड़ा देखने जाएंगे। रजवाड़ा होता है या राजावाड़ा देखने जाएंगे। मोहन वहां 10 दिन ठहरेगा। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है वाक्यों से कि एक लड़के की बात की जा रही है मोहन, और वो इंदौर जा रहा है, वहां वो राजावाड़ा देखने जाएगा और 10 दिन ठहरेगा। ठीक है, और वहां उसके मामा रहते हैं। तो हम बोल रहे हैं तो वहां, इसके, वह, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ मोहन शब्द आया। मोहन एक अच्छा लड़का है। ठीक है, यहाँ यही लिखा है कि मोहन शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। आपको मोहन की जगह पे सर्वनाम का प्रयोग करना है। जैसे कि मैंने बताया कि पहले वाक्य में कुछ मत कीजिए, पहले वाक्य को वैसे ही रहने दीजिए। यहाँ लिखा है मोहन, तो मोहन की जगह हम देखते कैसे हम बदलते हैं।
मोहन एक अच्छा लड़का है, वह आज इंदौर जा रहा है, वहां उसके मामा रहते हैं। मोहन की जगह हमने लिखा उसके मामा और वह इंदौर में राजाबाड़ा देखने जाएंगे। वहां वह 10 दिन ठहरेगा। तो देखो, ध्यान से देखो, हमने कहाँ कहाँ रिप्लेस किया है मोहन को, इन वाक्यों को जिनको अंडरलाइन हमने किया है। देखो, सबसे पहले ये जो मोहन है इसकी जगह हमने लिखा वह, फिर ये वाले मोहन की जगह हमने क्या लिख दिया, उसके, फिर ये वाले मोहन की जगह हमने क्या लिख दिया, उसके, इस मोहन की जगह भी हमने क्या लिखा है, वह। तो हमने मोहन 1, 2, 3, 4 और फिर ये 5, इस मोहन की जगह भी हमने क्या लिखा था, ये वह। तो इस तरह से पांचों जगह पर हमने क्या यूज किया है, हमने वहां पर मोहन की जगह वह या उसके सर्वनामों का उपयोग किया है। मोहन एक संज्ञा शब्द है, उसकी जगह हमने वह, उसके, इस तरह के शब्दों का उपयोग किया है, जिससे कि ये सभी वाक्य सौंदर्य युक्त हो गए हैं। अब इनको बोलना बहुत अच्छा लग रहा है। मोहन एक अच्छा लड़का है, वह आज इंदौर जा रहा है, वह उसके मामा के, वहां उसके मामा रहते हैं। मोहन के मामा मतलब उसके मामा, और वह इंदौर में राजवाड़ा देखने जाएंगे, वह वहां 10 दिन ठहरेगा। तो इस तरह से वाक्य सौंदर्य युक्त हो गया। अब करने की बारी, अपने विद्यालय को साफ सुथरा रखने के लिए क्या क्या करना चाहेंगे, सूची बनाइए। तो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर आप ये कर सकते हैं कि कहीं कचरा यदि फेंकते हैं बच्चे तो आप उनको रोकेंगे, डस्टबिन में डालेंगे, क्लासरूम साफ सुथरी रखेंगे, अपने तरफ से गंदा नहीं करेंगे। सुखमय जीवन का आधार विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो सुखमय जीवन किस पर आधारित है, निरोगी काया पर। आप इस पर खुद आपस में चर्चा कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए आप कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे, तालिका बनाइए और इसके विषय में साथियों को भी बताइए। तो स्वस्थ रहने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो क्या जरूरी है, शरीर की सफाई, फिर साफ कपड़े, फिर घर की सफाई, फिर आसपास की सफाई। तो ये सारे पॉइंट्स है जो हमने उस समय प्रश्न गांव में किया था ना, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, बस वही सब कुछ है इसमें। तो ये हमारा पाठ 11 सुखमय जीवन का आधार पूरा हो गया। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें, इसी आशा के साथ अब हम इस वीडियो को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।